के फर्स्ट ईयर कंपलसरी पेपर फर्स्ट फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट एजुकेशन से जिसमें रिलेटेड टॉपिक हैं, जिसमें एजुकेशन की मीनिंग, डिफिनीशन, फंक्शन, एम्स, फॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है। तो हम एक एक करके टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम मीनिंग्स की बात करते हैं। एजुकेशन की मीनिंग क्या है? तो मीनिंग उसमें शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षिप्त अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है और एनालिटिकल मीनिंग क्या है, उसका विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम एजुकेशन की मीनिंग का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन स्पेलिंग क्या होगी? स्पेलिंग होगी ETUCATION। एजुकेशन जैसे आप जानते ही हैं अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जो अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्दों से हुई है। लैटिन शब्द कौन से हैं? एजुकेटम हो गया, एजुकेयर हो गया। तो एजुकेटम का मतलब होता है टू ट्रेन एक्ट ऑफ टीचिंग। एक्ट ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षित करना। एडुकेयर का मतलब क्या होगा? टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइज। तो इसका टू एजुकेट आगे बढ़ाना, टू ब्रिंग अप अंदर से बाहर निकालना या अंदर से विकसित करना। तो अगर हम बात करें तो इसमें शाब्दिक अर्थ एक लाइन पे हम उत्तर देना चाहें। बालक के अंदर जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। अब हम संक्षिप्त अर्थ की बात करते हैं। संक्षिप्त अर्थ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त अर्थ का अगर एक शब्द में बात करें, संक्षिप्त अर्थ मतलब स्कूली शिक्षा से है। स्कूली शिक्षा जिसमें एक किसी निश्चित स्थान पे, किसी निश्चित समय पे, जिसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, कोई निश्चित व्यक्ति भी होता है, मतलब एज ए टीचर, जिसमें टीचर स्टूडेंट को प्रभावित करता है और स्टूडेंट टीचर को प्रभावित करता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम टीचर ही हावी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया में जो स्टूडेंट है उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। एजुकेशन का व्यापक अर्थ में बात करें तो व्यापक अर्थ ये अनुभव पर आधारित होता है। इसमें किसी स्थान की, किसी पाठ्यक्रम की और किसी व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य अपने वातावरण से जो देखता है, सुनता है, महसूस करता है, उन सब से सीखता है, इसलिए इसको व्यापक अर्थ बोला जाता है। अब हम बात करते हैं विश्लेषणात्मक अर्थ के बारे में। तो एजुकेशन का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है? जो विश्लेषणात्मक अर्थ होता है ये एक अर्थ में प्रयोग नहीं होता, इसको कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कौन कौन से जैसे अर्थ हैं, चलिए बात करते हैं विश्लेषणात्मक अर्थ में। तो सबसे पहले कुछ लोग इसको बाइपोलर बोलते हैं। बाइपोलर क्या होता है? बाइपोलर में एक टीचर, जैसे मान लीजिए टीचर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया। टीचर स्टूडेंट को प्रभावित करता है, स्टूडेंट टीचर को प्रभावित करता है, लेकिन सीधी बात है, सबको पता है टीचर ही ज़्यादा हावी होता है। तो ये बाइपोलर हो गया। अब ट्राइपोलर क्या होता है? ट्राइपोलर मान लेते हैं ट्रिंगल हो गया, त्रिभुज, इसमें तीन भुजाएं, त्रिभुज में तीन भुजाएं ही होती। तो ये यहाँ पे टीचर हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट हो गया, यहाँ पे सोसाइटी हो गया। इसमें देखा टीचर स्टूडेंट को प्रभावित कर रहा है, स्टूडेंट टीचर को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पे ट्राइपोलर में सोसाइटी जो है दोनों को प्रभावित करती है। सोसाइटी ही डिसाइड करती है पाठ्यक्रम क्या होगा, तो इसे ट्राइपोलर बोल दिया जाता है। कुछ लोग विश्लेषणात्मक अर्थ में इसको सोशल फंक्शन भी बोलते हैं कि एजुकेशन इज अ सोशल फंक्शन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो सोशल फंक्शन मतलब जो सामाजिक वातावरण है, इसमें जो शिक्षा की प्रक्रियाएं हैं उसमें मानव की जो क्रियाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे बोल देते हैं सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन। और कुछ लोग इसको डायनेमिक प्रोसेस भी बोलते हैं कि एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। अब एजुकेशन है जो समाज पे प्रभाव डालती है और समाज से भी प्रभावित होती है। अब
आप बहुत पुराने समय से, प्राचीन समय से अगर बात करें आज तक भी, तो एजुकेशन हमेशा मतलब समाज ने प्रभावित किया है एजुकेशन को। इस समाज ने ही डिसाइड किया है कि एजुकेशन कैसे देना है। बहुत पहले प्राचीन में सैन्य विद्या को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आज की डेट में देखेंगे तो इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि आर्थिक रूप से सक्षम बने सब, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है कि डायनेमिक प्रोफेसर। और हम बात करते हैं आगे कि एजुकेशन की मीनिंग क्या है। हमने इसको शाब्दिक अर्थ देखा, तो अब इसकी शाब्दिक अर्थ, संक्षिप्त अर्थ, व्यापक अर्थ, विश्लेषणात्मक अर्थ, मीनिंग देखी। अब इसका टोटल ओवरऑल जो इसकी मीनिंग क्या निकलती है। शिक्षा के संक्षिप्त और व्यापक दो अर्थों का समन्वय करना है। जो शिक्षक की मीनिंग है इसमें संक्षिप्त और व्यापक, मतलब संक्षिप्त स्कूली शिक्षा हो गई, स्कूली शिक्षा, और व्यापक अनुभव पर आधारित जो शिक्षा होती है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, समन्वय करना है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, समन्वय करना है। बालक की व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा सामाजिक आदर्शों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार स्वतंत्रता प्रदान करके उसका चौमुखी विकास करना है। जो शिक्षा का मीनिंग है उसका यही है कि बालक की जो रुचियाँ हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं और जो सोशल आइडियल हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए उसकी स्वतंत्रता को ही खासकर ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वतंत्रता ही सर्वांगीण विकास का साधन है, जिससे उसका चौमुखी विकास होता है। चौमुखी विकास मतलब बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, चारों को चौमुखी विकास बोल दिया जाता है। अब शिक्षा की डिफिनीशन क्या है, तो सभी विचारकों ने अपने अनुसार या अपने दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी शिक्षा में क्या विचार रखते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वोत्तम प्रकट करने से है। ये मनुष्य की जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं उसके प्रकटीकरण के रूप में उन्होंने जो अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि जो पहले से ही बालक या कोई मनुष्य, उसमें जो पहले से ही जन्मजात शक्तियाँ होती हैं, उन्हीं को ही सर्वोत्तम प्रकट करने से है। ये गांधी जी की शिक्षा पे विचार थे। टैगोर क्या रखते हैं? टैगोर का विचार था कि जो शिक्षा का अर्थ है, ये मस्तिष्क को इस योग बनाना है कि वह अंतिम सत्य की खोज कर सके। तो मस्तिष्क को इस योग बनाना है कि वह अंतिम सत्य की खोज कर सके। ये एक मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के बारे में बात करना है कि मस्तिष्क को इस योग बनाना है कि वह अंतिम सत्य की खोज कर सके। कि उनके जो दृष्टिकोण है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा, इससे ये प्रचलित है। अब आधुनिक जैसे जो विचारक हैं जॉन डीवी, इनके अनुसार शिक्षा के कार्य को हम सरलता के लिए दो भागों में बांट लेते हैं कि शिक्षा के व्यक्तिगत जीवन में क्या कार्य है, शिक्षा के राष्ट्रीय जीवन में क्या कार्य है। शिक्षा के व्यक्तिगत जीवन में कार्य की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में कार्य बालक का सर्वांगीण विकास करना, भौतिक संपन्नता प्रदान करना, उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे वह आर्थिक क्रियाओं में भाग ले सके, परिस्थितियों के अनुकूलतम रहने का सिखाया जाए जिससे वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलन स्थापित कर ले और उसको भावी जीवन के लिए तैयार किया जाए। उसमें जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनको डेवलप किया जाए, चरित्र का निर्माण किया जाए। ये शिक्षा के कार्य होते हैं व्यक्तिगत जीवन में। अब शिक्षा के कार्य देखते हैं राष्ट्रीय जीवन में क्या है। तो सामाजिकता का विकास करना,
जिससे क्या सामाजिक संघर्ष और तनावों से अपने आप को दूर रख सके, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, अपनी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण करे। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि स्थापित करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि राष्ट्र भावना को डेवलप किया जाए। इसमें व्यक्तिगत हित से ज़्यादा राष्ट्रीय हित ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। समाज सुधार एवं प्रगति में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राष्ट्रीय एकता का विकास करना भी शिक्षा का कार्य है और अच्छे नागरिक राष्ट्र को प्रदान करना भी एक शिक्षा का कार्य माना जाता है। अब हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने एजुकेशन की मीनिंग्स, डेफिनेशन, फंक्शन, एम्स। अब हम कवर करेंगे एम्स। शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। समाज के लिए शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इंडिविजुअल के लिए शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी के लिए समाज शिक्षा का क्या उद्देश्य है? समाजवाद की स्थापना करना। समाजवादी समाज में समानता की भावना का विकास होता है। स्वस्थ जीवन व्यतीत करने और प्रगति करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है समाजवादी आदर्श समाज की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य को समाप्त करना भी है। कुप्रथाओं को समाप्त करना है। नेतृत्व की भावना को जागृत करना है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं को प्रोत्साहन देना है। सहयोग और संगठनकारी भावनाओं का विकास करना है। और हम अगर व्यक्ति के लिए शिक्षा के उद्देश्य की बात करें इंडिविजुअल में, तो इंडिविजुअल में उसका बौद्धिक विकास करना है, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना है, चरित्र निर्माण करना है। शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य की शिक्षा भी देना है, शक्ति का विकास करना है, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, वैज्ञानिक सम्मान को बना के रखना है, स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करना है, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। अगर हम बात करें शिक्षा के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट एजुकेशन भी होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी होती है, जनरल और स्पेसिफिक एजुकेशन भी होती है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एजुकेशन भी होती है। तो हम इस शिक्षा के जो स्वरूप हैं, तो डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट एजुकेशन क्या होती है? ये बाईपोलर होती है, जिसमें टीचर होता है और स्टूडेंट होता है। टीचर टीच करता है और स्टूडेंट सीखता है। इसी को पर्सनल एजुकेशन भी बोल देते हैं। और इनडायरेक्ट एजुकेशन में क्या होता है कि इसमें टीचर नहीं होता है, अन्य साधनों के प्रभाव पड़ता है, उसी से व्यक्ति सीखता है। और हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी शिक्षा को एक प्रकार से बोला जाता है फॉर्मल एजुकेशन। इसमें शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है, पाठ्यक्रम होता है, निश्चित समय होता है, स्थान होता है, निश्चित व्यक्ति मतलब टीचर होता है के द्वारा प्राप्त की जाती है। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? ये अनुभव आधारित होती है, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक होने वाले अनुभवों के द्वारा मुक्त शिक्षा होती है। एक एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं कि जो स्कूली शिक्षा के पहले पारिवारिक शिक्षा होती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जो फॉर्मल एजुकेशन के आधार का काम करती है। जनरल एजुकेशन क्या होती है? इसका एम होता है बालकों की समानुभूति को तीव्र करना, आजकल स्कूलों में जो दी जाती है। और स्पेसिफिक एजुकेशन क्या होती है? इसका विशेष उद्देश्य होता है किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार करना होता है, ये स्पेसिफिक एजुकेशन होती है। इंडिविजुअल एजुकेशन क्या होती है? बालक की रुचि, बुद्धि, आवश्यकताओं तथा प्रगति के अनुरूप दी जाती है। इसका संबंध एक बालक से होता है। कलेक्टिव एजुकेशन क्या होता है? सामूहिक शिक्षा। इसमें क्या होता है? केवल इसका संबंध एक बालक से होता है। इसमें बहुत सारे बालक होंगे, एक टीचर होगा जो सभी स्टूडेंटों को पढ़ा रहा होगा। तो हमने इस लेक्चर में एजुकेशन की मीनिंग, डेफिनेशन, फंक्शन, एम्स और उसके फॉर्म्स को कवर किया है। अगर इस यूनिट में और भी जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको आगे मैं लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।